हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अब तक हम कर चुके हैं हमारे यूनिट 3 के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के मैक्सिमम टॉपिक्स। और लास्ट क्लास में हमने किए थे जितने भी फॉर्मूलेज हैं हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के, वो और जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन फार्मूला से रिलेटेड, वो सभी हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है न्यूमेरिकल्स और फार्मूलाज की, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूनिट 3 का चैप्टर 9, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। सो प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमारे को लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता होगा, उसी बेसिस पे हम एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड का स्लोप को समझ पाएंगे। कब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, कब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, कब डेफिसिट डिमांड होगी, कब एक्सेस डिमांड होगी। तो इन सबको समझने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझे कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आज हम समझने वाले हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होता है और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम आगे चलकर डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। So there are 3 types of equilibrium. According to classical, aggregate demand is equals to aggregate supply, right? इसका मतलब ये है, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे जो इकोनॉमी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहती है, ठीक है। इसका मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहेगी। बट अकॉर्डिंग टू केन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि क्लासिकल ने पुराने इकोनॉमिस्ट हैं तो उन्होंने बस एक ही बात कह के छोड़ दी, बट केनेजियन जो था, कीन्स जो था, वो न्यू था। तो दैट इज वाई उसने 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट किया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो केनेजियन ने फॉलो तो किया है पुराने इकोनॉमिस्ट को, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, बट उसने उसके साथ साथ 2 इक्विलिब्रियम सिचुएशंस और बताई है, जो कि है अंडर एम्प्लॉयमेंट की और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू केनेजियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अचीव्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर है? यही मैंने आपको बताया। इट मीन्स दैट एग्रीगेट डिमांड कैन बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एट ऑल 3 लेवल्स। इन तीनों ही लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट सप्लाई के, राइट। सो एट द टाइम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, जब जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या हैं? जो भी रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, या हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी तो रिसोर्सेज हैं। एज अ लेबर, एज अ पर्सन सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी हम लेवल ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं तो रिसोर्स भी हम ही हुए, ठीक है। तो हम जो है, यानी कि हर पर्सन जो है, व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। सो वी आर रिसोर्सेज नाउ, ओके। सो व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी पूरी की पूरी तरीके से एम्प्लॉयड होंगे। और अंडर एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं होंगे। और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में when resources are employed more than full employment level। बट इन तीनों लेवल पे आपको यही ध्यान रखना है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये तीनों टाइप इक्विलिब्रियम के, कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे एम्प्लॉयड मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इन शॉर्ट मैं आपको समझाती हूँ। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी तब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ देखा था। एग्रीगेट सप्लाई जो होता था वो हमेशा 45 डिग्री बनाता था, राइट। और एग्रीगेट डिमांड बीच में से इसको इंटरसेक्ट करता था, ठीक है। तो इस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट, जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है।
और इसी सिचुएशन में रिसोर्सेज जो होंगे वो फुल्ली यूटिलाइज होंगे। रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। क्लियर है? वहीं अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का होता तब ग्राफ कैसे बनता? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट का होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री बनाया था और यहाँ से एग्रीगेट डिमांड आया था, राइट? एग्रीगेट सप्लाई और ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड। बट अब अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो कम हो गया। तो अभी तो इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे बन रहा था, बट अब वो शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट डाउनवर्ड्स। अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। पहले इक्विलिब्रियम ऊपर बन रहा था, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम नीचे बन रहा है। ठीक है, समझ आया? एग्रीगेट डिमांड जो था वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के। अभी तीनों कंडीशंस में मैंने आपको यही पढ़ाया। बट इस सिचुएशन में जहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी कि एम्प्लॉयमेंट जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है, उससे कम मिल रही है, तो उस लेवल पे क्या होगा? हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होंगे। सो रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, नॉट फुली एम्प्लॉयड। क्लियर है? अब समझ आई इनकी कंडीशंस। एडी और एएस इक्वल होगा एक दूसरे के, और दूसरा रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड एट दिस सिचुएशन व्हेन अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, सो ये बेसिकली मैंने आपको नॉलेज के लिए समझाया है कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। जब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड पढ़ाएंगे हम आपको, उस वक्त भी आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, कब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, कब अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो किस तरीके से एक्सेस डिमांड होगी, किस तरीके से डेफिसिट डिमांड होगी। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही मैंने इसको थोड़ा बहुत समझा दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयड पर्सन क्या होगा? ऑल दोज हु वर विलिंग टू वर्क विल गेट जॉब्स एट द एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट। तो जो भी मार्केट की वेज रेट चल रही है उस पर ही वो काम करने को तैयार है पर्सन। ठीक है, जो भी काम करना चाहता है वो सभी पर्सन एम्प्लॉयड में आएंगे। ठीक है, सो फुल एम्प्लॉयमेंट, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इसका मतलब कि जितने भी लोग काम करना चाहते हैं सबके पास काम है, तो जो बेरोजगारी है वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। बट ये हर सिचुएशन में होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जहाँ पर बेरोजगारी ना हो। ठीक है, क्योंकि जितने लोगों को काम करना है उन सभी के पास काम अवेलेबल हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बट हेयर वी विल डिस्कस फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट यही होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एवरीवन हैज़ अ जॉब, मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, ये बेसिकली एक छोटे से आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अब हम इन सब की डेफिनेशन समझ लेते हैं और इन सब के आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये भी हमने पीछे समझा। एडी जो है एएस के इक्वल होगा तीनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू केनेजियन। ठीक है, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एडी इक्वल होगा एएस के एट द टाइम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट केनेजियन ने क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट में भी होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी होगा और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी होगा। ठीक है, सो अगेन डेफिनेशन पे चलते हैं। एंड ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, यही अभी मैंने आपको समझाया था कि ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं और जो काम करना चाहते हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। यानी कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है काम करने की और उन्हें काम मिल भी गया, और वो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो तैयार हैं काम करने को, कि जितनी भी उन्हें तनख्वाह मिल रही है, जितनी भी उन्हें सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रही हैं, उस पर वो तैयार हैं काम करने को, तो वो सभी आएंगे हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सो इस सिचुएशन में फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका? लेबर का। नेक्स्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Under employment equilibrium refers to the situation where AD is equals to AS, but all those who are able to work and willing to work at the existing wage rate are not getting work. इस सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितनी एम्प्लॉयमेंट की नीड है इकोनॉमी को उतनी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी में। ठीक है, तो जो लोग काम कर सकते हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे जितनी भी वेज रेट मिल रही हो उस पर,
आर नॉट गेटिंग वर्क, तो उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस में आएंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आएंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमने समझा कि अनएम्प्लॉयमेंट में जितनी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है उतनी एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिल पाती है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। और अगर इकोनॉमी में 500 लोग अनएम्प्लॉयड हैं और 500 लोग के अकॉर्डिंग वर्क है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, यानी कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। रिसोर्सेज बोल लो या लेबर बोल लो, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही पढ़ना था यहाँ पर कि अगर 500 अनएम्प्लॉयड है, 500 का काम अवेलेबल है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है। रब कर देती हूँ उसको। सो वॉलेंट्री और अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं हम वापस। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द करंट रेट ऑफ वेजेस। सो वॉलेंट्री से आप क्या समझते हैं? वॉलेंट्री का मतलब है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, यानी वो काम करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द करंट रेट ऑफ वेजेस। क्योंकि वो जितनी वेजेस की एक्सपेक्टेशन रखता है उतनी वेजेस उसको नहीं मिल रही है। ठीक है, मानो अगर एक पर्सन है वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे 50,000 रुपये मिलने चाहिए और उसको यहाँ मिल रहे हैं 30,000 रुपये। तो क्या वो 30,000 में काम करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वो अपनी मर्जी से चूज़ कर रहा है कि वो चाहता है कि वो 50,000 में काम करे, तो वो 50,000 में ही काम करेगा। वो 30,000 को रिजेक्ट कर रहा है, वो काम नहीं करेगा इस सिचुएशन में जहाँ उसे 30,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, सो इसको बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से काम को रिजेक्ट किया है कि वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, वो उसकी खुद की चॉइस है कि वो कब काम करना चाहता है और कब नहीं करना चाहता। अगर उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो उस सिचुएशन में काम नहीं करेगा। सो दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क एट करंट रेट ऑफ वेजेस बट डज नॉट गेट वर्क। अब इस सिचुएशन में क्या है कि वर्कर काम तो करना चाहता है बट डज नॉट गेट वर्क, यानी उसको काम नहीं मिल रहा है। और इस सिचुएशन में वर्कर इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, यानी कि यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहता है अपनी इच्छा से। ठीक है, और यहाँ काम करना चाहता है पर काम अवेलेबल ही नहीं है, इकोनॉमी में इतना काम ही नहीं है कि वही वो भी कर सके। तो वो हुआ बिना अपनी इच्छा के, इनवॉलेंट्री हो गया कि वो काम करना चाहता है पर काम ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है इकोनॉमी में तो क्या काम करेंगे? क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का। वॉलेंट्री जब अपनी इच्छा से इंसान काम नहीं करना चाहता है, और इनवॉलेंट्री जब वो काम करना चाहता है पर काम अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। सो नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अभी हम पीछे से समझते हुए आ रहे हैं, तो इसको समझना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। ठीक है, तो जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं और एक ये पॉइंट याद रखना है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा जब जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल गया है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई। सो डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ लेबर। जितनी डिमांड है लेबर की उतनी सप्लाई भी है लेबर की इकोनॉमी में। ठीक है, यानी जितनी लेबर अवेलेबल है इकोनॉमी में उतनी डिमांड भी लेबर की है। ठीक है, सो नेक्स्ट है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हमने तो कह दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी जितनी लेबर इकोनॉमी को चाहिए उतनी लेबर इकोनॉमी को मिल रही है। ठीक है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। बट ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डिमांड पूरी है लेबर की और सप्लाई भी पूरी है लेबर की, बट कभी भी इकोनॉमी ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं आ सकती। यानी कि इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी रहेगी फिर भी। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड अवर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं
द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इकोनॉमी में कोई ना कोई नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी, ठीक है। सो इट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, वट मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कैन नेवर बी ज़ीरो अकॉर्डिंग टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स बिकॉज सम पीपल कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो कॉन्टिन्यूसली कुछ लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है, यानी उनको रोजगार मिल ही नहीं पाता, उन तक रोजगार पहुंच ही नहीं पाता, तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। तो इस वजह से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि कुछ ना कुछ बेरोजगारी इकोनॉमी में रहेगी, ठीक है। सो ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बता रहा है कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही लेगी, यानी अनएम्प्लॉयड लोग होंगे ही इकोनॉमी में, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्लियर है। सो दिस सिचुएशन इज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इन दो केसेस को लेकर आ जाता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती, वो रिजेक्ट कर रहा है इस बात को। सो दैट टाइम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजेक्टेड फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट हमेशा करेगा, ठीक है। तो वो दो केसेस पढ़ते हैं, कौन से हैं, फ्रिक्शनल और structural unemployment. So frictional unemployment, when people are temporarily unemployed either because they are new to the job market or are searching for a better job. Frictional unemployment वो टाइम पीरियड होता है जब कोई पर्सन अपने लिए नई जॉब सर्च कर रहा हो मार्केट में, या फिर वो सर्च कर रहा हो बेटर जॉब, ठीक है, या तो वो नया नया हो, यानी अभी वो ग्रेजुएशन करके आया है, अब उसको नई जॉब चाहिए, ठीक है, तब वो मार्केट में जाएगा और जाके अपने लिए जॉब ढूंढेगा, ठीक है। मार्केट में जाएगा मतलब ऐसा नहीं, सीवी रिज्यूम बनवाएगा, उसके बाद जाके ट्राई करेगा, इंटरव्यूज़ देगा, देन क्रैक करके इंटरव्यू को जॉब अचीव करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में वो सब लोग आ जाएंगे जो अभी अभी ग्रेजुएट होके या 12th पास होके जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग जॉब में हैं बट वो नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग फॉर अ बेटर जॉब। अब मानो दिल्ली में अगर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो हर कोई जाता है गुड़गांव में जाके जॉब करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं। सो एमएनसीज़ वगैरह को ज्वाइन करने के लिए वो शिफ्ट करेगा। सो सर्चिंग फॉर अ बेटर जॉब अगर उसे गुड़गांव में मिल रही है तो वो दिल्ली से छोड़कर जॉब को करेगा गुड़गांव में जाके, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि चीज़ों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमने अपनी जॉब को चेंज किया। सो वो कुछ टाइम के लिए जो जॉब को चेंज किया, तो उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो हमारी फ्रिक्शनल होगी, क्लियर है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि अभी तक टीचर्स यूज़ करते थे ब्लैक बोर्ड, राइट, ब्लैक बोर्ड पे चौक के थ्रू पढ़ाते थे, बट अब क्या हुआ है, डिजिटलाइजेशन आ गया है। डिजिटलाइजेशन की वजह से, अपडेट्स आने की वजह से काफ़ी सारे एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंज आ गया है। तो अब ब्लैक बोर्ड की जगह क्या यूज़ होने लगे, डिजिटल बोर्ड्स यूज़ होने लगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, डिजिटल बोर्ड्स यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, अभी तक जो टीचर्स थे वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब एकदम से डिजिटल बोर्ड पे आ गए। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये चेंज हुआ स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, पढ़ाने का जो सिस्टम था वही चेंज हो गया। सो ये कौन सा हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो अभी तक पुराने टाइम के हमारे टीचर्स थे वो लोग अवेयर नहीं थे डिजिटल बोर्ड्स वगैरह से, ठीक है, तो वो लोग शिफ्ट नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग अपडेट नहीं हो पाए। जो लोग अपडेट हो गए उन्हें जॉब्स मिल गई, बट जो नहीं अपडेट हो पाए वो जॉब्स छोड़ दिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वही एम्प्लॉयमेंट को शो करता है जो टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से या स्किल में चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय अ मिसमैच इन द स्किल्स हेल्ड बाय दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड द स्किल्स डिमांडेड बाय दोज सीकिंग फॉर वर्कर्स। यानी कि जो पर्सन जॉब दे रहा है, ठीक है, और जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है, उसका स्किल का क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है,
क्लियर है? सो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज बाय मिसमैच इन द स्किल। जो स्किल उस पर्सन के पास अवेलेबल है वो स्किल उसको चाहिए ही नहीं। जो वर्कर को हायर कर रहा है, जब जो वर्कर को हायर कर रहा है उसको वो स्किल चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा कि भाई नहीं, आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते। अगर वही स्किल किसी और लेबर में है तो वो उसको हायर कर लेगा। समझ आ रहा है? सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो समझ आ गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो यही कॉन्सेप्ट था जो आज हमें समझना था। आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को समझेंगे। ठीक है, अब इसके थ्रू आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा डेफिसिट डिमांड को और एक्सेस डिमांड को समझना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने फॉर्मूला और न्यूमेरिकल वाली क्लासेस नहीं ली हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो प्लीज़ उसको जाकर वीडियो को देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको क्लास से रिलेटेड मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।